Hello viewers, welcome to the channel. This is our first video which will be covering DNA and ये वीडियो हमने कोशिश की है कि हम इसको हिंदी डबिंग में या उर्दू डबिंग में आप लोग की हेल्प के लिए बनाएं। हमारी बहुत सी वीडियोस हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री और उसमें हमने IGCSE डेक्सेल के बहुत सारी लेक्चर्स को कवर अप किया है। लेकिन आज हमारा ये हिंदी या उर्दू डबिंग में फर्स्ट लेक्चर है। तो ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे कि जैसे हो सकता है हर वीडियो की एक एक उर्दू डबिंग भी आपसे शेयर की जाए, ताकि जिन लोगों को कुछ इश्यूज आते हैं इंग्लिश डबिंग में, उनके लिए थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगे तो please feel free to subscribe the channel and hit the like button. Okay, सो ये जो टॉपिक है डीएनए, ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उर्दू के अकॉर्डिंग हम इसको मज़ीद सिंपल करके आप लोगों के लिए इसको सर्व करें। सो बेसिकली डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो स्टेयर्स लाइक एक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो ऐसे कुछ स्टेयर्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट वे में कुछ स्टेयर्स होती हैं इस तरह से। और जाहिर है कि हर एक स्टेयर को उसका जो पोर्शन है उसको होल्ड अप करके रखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स चाहिए होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से करके कुछ स्टेप्स अरेंज होते हैं और हम केमिस्ट्री की वर्डिंग में इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एक चीज़ है, ये जो स्ट्रैंड है, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए या उनका बॉन्ड बनाने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या है कि ये जो स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। उसको हम बाद में देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको कैप्चर करके रखता है, ताकि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए, वो टूट ना जाए। क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम भी है, जिसकी पीएच 7 से बिलो होती है। आपकी बॉडी में अल्कलाइन मीडियम भी है जिसकी पीएच 7 से अबव होती है। तो अकॉर्डिंगली डीएनए जो है वो ब्रेकअप ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी सपोर्ट के लिए उस पर कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो उनको कैप्चर करके रखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी है कि ऑल लिविंग सेल्स कंप्राइज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच आर द बेसिक यूनिट्स फॉर दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। जनरली हम इस चीज़ को ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेल है। अब क्या है कि हर सेल के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए। ये जो डीएनए है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए। जस्ट लाइक आपकी अगर आपके लीवर सेल्स हैं या अगर आपके किडनी सेल्स हैं तो उनके अंदर भी एक दूसरे के सेल्स प्रेजेंट होंगे, बट दे आर इन द म्यूटेड फॉर्म, उनको काम करना अलाउड नहीं है। सो अगर हम एग्जांपल लें आपके नोज़ की और आई की, नोज़ की और टंग की, तो टंग के अंदर भी स्मेल करने को डेवलप करने वाले जो डीएनए मेकअप है वो प्रेजेंट है। लेकिन बाय नेचर वो एक म्यूटेड फॉर्म में है, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि नेचर ने उनको म्यूट कर दिया, उनको इनएक्टिव कर दिया है। तो वहीं पे आपकी जो टेस्ट के डीएनए अवेलेबल है, ये जो जेनेटिक मेकअप अवेलेबल है, वो ये रोल प्ले करता है और उनको स्मेल करना अलाउ करता है या टेस्ट करना अलाउ करता है। तो अब क्या होता है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शंस को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको एक्टिविटी करना सिखाता है कि आपने किस रोल पे कैसे बिहेव करना है। जैसे कि इम्यूनिटी डेवलप करना, जैसे कि एंटीबॉडीज़ को या एंटीजेंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब आपकी बॉडी जो है वो अकॉर्डिंगली सीख जाती है। तो ये सब कुछ आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। एक और बात है, जैसे कि फीमेल्स हैं, फीमेल्स की नेचर थोड़ी सी शाय होती है, तो ये भी आपके डीएनए में एक मेकअप प्रेजेंट होता है। मेल को जनरली कहा जाता है कि दे आर ब्रेव। तो ये सब कुछ आपके डीएनए में होता है, बट जनरली ये एक थीरी है। सो कुछ मेल्स हैं वो शाय भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स ओवरली ब्रेव भी हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है, उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है एक एक्टिविटी की, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अभी क्या है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ द लाइफ कंट्रोलर, ये लाइफ कंट्रोल करता है। टू ह्यूज फिनोमेना है बायोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस एंड मीओसिस। अब क्या होता है कि ये जो एक चीज़ है माइटोसिस, इसमें ये होता है
ये सेल्स डिवाइड करते हैं फ्रॉम ये कंटिन्यू रहता है जब एक एक एक्टिविटी हो जाती है, जब स्पर्म्स और एग फ्यूज होके एक सेल बना देते हैं। सो इसको हम कहते हैं मियोसिस। ये यहाँ से लाइफ इनिशिएट करने के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कहते हैं कि जाइगोट बन रहा है, समवन इज प्रेग्नेंट। सो इन दैट केस ये जो एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट की जाती है, जिसको प्रमोट करवाता है या जो जाइगोट की फॉर्मेशन में इंगेज होता है प्रोसेस, इट इज मियोसिस। अब मियोसिस क्या करता है कि जाइगोट की प्रोडक्शन करने के बाद, जिसकी फॉर्मेशन करने के बाद इसका रोल खत्म हो जाता है, रिमेनिंग जो एक्टिविटीज है या जो रोल्स हैं वो प्रमोट करता है माइटोसिस। जैसे जैसे वो जो सेल है वो 1 से 2 और 2 से 4 ग्रेजुअली कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर उस सेल की जो ग्रोथ है ड्यूरिंग 9 मंथ, जब एक बेबी की ग्रोथ चल रही होती है, तब माइटोसिस जो है वो उस रोल को प्रमोट करता है और आपकी बॉडी की हीलिंग है, रिपेयरिंग है, ये सब कुछ माइटोसिस करता है। फिर जब प्यूबर्टी आती है तो डिफरेंट चेंजेस जो होती हैं उसके अंदर मियोसिस एक स्पेसिफिक रोल को प्रमोट करके तो वो फिर म्यूट हो जाता है। तो लाइफ में 3 टाइम्स है वो मियोसिस का मेजर रोल होता है, बाकी सारा जो रोल होता है वो माइटोसिस का रहा होता है। तो ये था लाइफ कंट्रोलर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। भाई इस बात का क्या मतलब है कि ये जो आपको सामने की डीएनए नजर आ रहा है, यहाँ पे एक जो स्ट्रैंड है वो आपका अपना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और जो अदर स्ट्रैंड है जो ये वाला है ये आपके पेरेंट्स ने आपको डोनेट किया हुआ है। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक चीज़ ले ली, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है ये पेरेंट स्ट्रैंड है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको ये एक स्ट्रैंड मिला, तो कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, तो कुछ जो होते हैं बच्चे वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं पेरेंट्स की तरह। सो कुछ जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे लाइक आपकी टॉकिंग कैपेबिलिटीज, आप जैसे इशारा करते हो, कोई मूवमेंट करते हो, बॉडी फीचर्स हैं आपकी, वो आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करती हैं। अब वो क्यों होता है, वो इस एक स्ट्रैंड की बेस पे होता है। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये चिल्ड्रन का अपना स्ट्रैंड होता है, और ये जाहिर है कि ये नेचर के थ्रू आपको दिया गया है। इसमें आपकी अपनी बाय बर्थ जो कैपेबिलिटीज होती हैं ये वो होती हैं। सो बेसिकली दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, और उसके 2 फीचर्स हमने पढ़े, ऑल बहुत सारे हैं, लेकिन दीज 2 मेजर हमने जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट के लिए इन्हीं को उठाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है कि 2 चीज़ें, 2 फैक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एसिड्स, और जिसमें हम लेते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए ऑब्वियसली सारे के सारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, आरएनए भी होता है कुछ सेल्स में, लेकिन क्या होता है कि दोनों जो चीज़ें हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होती हैं। लॉट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, थायमिन है, ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बेसिक चीज़ हमें कोई जेनेटिक मेकअप या न्यूक्लिक एसिड को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपली आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में आपकी बॉडी अटैच करती है, तो एंटायरली जाके आपका डीएनए बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो थ्री फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए होता है शुगर मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक दस वही यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब शुगर मॉलिक्यूल क्या है कि हमारे डीएनए में ये इनमें 5 शुगर्स होती हैं, 5 कार्बन होती हैं, सॉरी। तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द पेंटोज शुगर। यहाँ पे इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमें क्यों चाहिए होता है इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास ये यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, एक यहाँ पे है, इन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप भी अवेलेबल होता है। क्यों होता है हम इसको देखते हैं अभी। और एक यहाँ पे हमारे पास एक लाइक एडेनिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी नाइट्रोजनस बेस है, या ऐसी बेस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। The first factor or the first thing is like 5 carbon sugar. Why we need it? Basically यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे से उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है, लेकिन RNA और DNA में 2 ही मेजर डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाला कार्बन नंबर 2, यहाँ पे एक OH ग्रुप अवेलेबल है, बट अगर हम यही चीज़ देखते हैं DNA में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। So due to the presence or absence of this oxygen atom, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डीएनए और आरएनए को फ्रॉम ईच अदर। ऑल्सो यहाँ पे एक और फैक्टर है, एक और कंसर्न है,
बेसिकली 5 कार्बन शुगर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 ग्रेजुअली यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें how it is going to aid us is that हमें required होता है carbon number 5 and carbon number 3, and accordingly we are going to place the DNA on like they are engaged in a building up of the DNA. So यहाँ पे ये basic requirement थी, इसको हम next में देखते हैं कि हमें क्या हम इसको क्यों डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रोजीनियस बेसेस। इसका क्या मतलब होता है, हमें यहाँ पे डीएनए की बिल्डिंग अप के लिए कुछ नाइट्रोजीनियस बेसेस रिक्वायर्ड है। बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस की टू टाइप्स होती हैं, pyrimidine ring और purine ring. When it comes to the pyrimidine ring, all the pyrimidine rings are made up of one ring. So simply यहाँ पे one ring हमें required है इसको building up के लिए। while अगर आप इसी चीज़ को देखते हो प्योरीन रिंग में देखते हो तो यहाँ पे आपको ये टू रिंग्स हैं वो नज़र आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जी फॉस्फेट रेजिड्यू या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या मतलब है। यूजली अगर हम देखते हैं, हमने पीछे बात की कि यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट था विच वाज OH। नाउ द रूल ऑफ दैट OH इज दैट यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है फॉर कार्बन नंबर 5। नाउ दैट OH ऑफ फॉस्फेट ग्रुप is going to attach on the OH group of this 5 prime carbon। जब ये दोनों अटैच होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्डेंसेशन। तो यहाँ पे एक हमारा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बने, बट बुक में तो लिखा है कि फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो कि कार्बन नंबर 3 प्राइम पर बनेगा। सेम वे में फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा। जो इसका OH ग्रुप है उसको 5 प्राइम की जैसे उसने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ पे अगेन इसका जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। वाई? बिकॉज टू फॉस्फेट ग्रुप्स had attached to carbon number 5 prime and 3 prime, and they had released two water molecules out of them. So that is it। तो यहाँ पे हमने कहा कि ऐसे हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा या बॉन्डिंग बनाएगा, और इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अरेंज हुई हुई हैं और इसी तरह से पूरा इंटायर डीएनए हमारा बिल्डअप हुआ हुआ है। जो थर्ड मेजर फैक्टर है जो डीएनए की बिल्डिंग करवाता है, उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है। अभी जो फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है इसका रोल ये होता है कि आपका जो डीएनए होता है बहुत बड़ा, इसको अगर आप अनटाइट करो तो ये आप अर्थ से मून तक जो है एक इंटायर डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो उसका आप इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर भी लगा सकते हो, तो इतना आपका डीएनए वेस्ट होता है। तो उस डीएनए को अरेंज करने के लिए ज़ाहिर है नेचर ने हमारे अंदर ये कुछ फॉस्फेट बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये शुगर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही वो शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये जो इंटायर बॉन्ड है ये हमारे डीएनए को स्ट्रेंथन करता है, उसको हेल्प आउट करता है कि वो एक प्रॉपर पोजीशन पे अरेंज हुआ रहे। तो इस तरह से फॉस्फेट का बेसिकली रोल ये होता है कि आपके डीएनए को प्रॉपरली अरेंज कर दे, उसको स्ट्रेंथन करे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट रोल हमारा है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, सब टॉपिक आप कह सकते हो, इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए की 5 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेजरली नोन फॉर्म्स जो हैं वो 3 हैं। सो फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, फॉर्म बी एंड फॉर्म जी। हम जो फॉर्म पढ़ते हैं बुक्स में वो है फॉर्म बी। सो ये क्या है कि ये कॉमनली अवेलेबल है, यूजुअली ह्यूमन सेल्स में यही स्टडी की जाती है, यही यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये है कि फॉर्म ए जो है, ये फॉर्म ए एंड फॉर्म बी दोनों जो है वो राइट हैंडेड टर्न्स है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो टर्न्स हैं, ये जो डीएनए के हेलिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये राइट साइड पे टिल्ट हुई हुई हैं। इनका जो लाइक टर्न है या जो इनका मेजर साइड है वो राइट साइड पे बेंड हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये राइट हैंडेड डीएनए है। सेम केस है हमारा बी डीएनए पे, बी डीएनए भी जो है वो राइट साइड पे टर्न हुई हुई है। सो जो साइड ए जो फॉर्म ए है ये राइट हैंडेड टर्न है और इट इज़ लेस साइड रेटेड, इसमें वो ये लेस साइड रेटेड होता है बट इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट। इसी तरह से हमारा जो बी डीएनए है या जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ये राइट हैंडेड होता है, लेकिन इट इज़ हाईली हाइड्रेटेड। सो ये वाटर इनरिच होता है इन कंपैरिजन टू फॉर्म ए।
इसी तरह से हमारे पास फॉर्म जी है, इसका जो बॉन्ड एंगल है ये जो है वो ये इस साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो हम कहते हैं कि ये लेफ्ट साइडेड हीलिक्स है, ये जो लेफ्ट साइडेड हमारा डीएनए है। ओके, सो दैट्स इट। अनदर फैक्टर, एक और फैक्टर है यहाँ पे चीज़ है ग्रूव्स हम पढ़ते हैं, मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स। सो अगर ये जो चीज़ है ये ब्रॉड हो, ये थिक हो, ये वेस्ट हो, तो उसको आप कहते हो कि इट इज मेजर ग्रूव। इसी तरह से अगर ये थोड़ी थिन हो और लाइक क्लोजली पैक्ड हो, इसका लोअर सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया है वो लो हो, तो हम इसको कहते हैं माइनर ग्रूव। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट। ये हमारा जो हर स्टैंड है एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। और ओके, सो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट बेसिकली कुछ इस तरह से स्ट्रैंड होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से, और उनके ऊपर हमारी न्यूक्लियोटाइड बेसिक्स अरेंज होती हैं, जैसे ए, टी, जी एंड सी। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, जब भी डीएनए ने कुछ किसी चीज़ को डीएनए की ज़रूरत होती है, कोई प्रोटीन बनाना होता है, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री, अपना ऑपोजिट स्ट्रैंड ढूंढते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर ए है तो हमेशा टी से ही बॉन्ड बनाता है, ये यूरासिल से इन केस ऑफ आरएनए। तो इसी तरह से ये अपना ऑल्टरनेटिव जो स्ट्रैंड है उसको ढूंढते हैं, जब उनको मिल जाता है तो उसे इजीली बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि टू स्ट्रैंड जो है, आई मीन लाइक ईच स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, अपना कुछ बेसिस उठा के चल रहा होता है और अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढता है ताकि वो उसको मिले और वो फिर जाकर उसके साथ बॉन्ड बना दे। यहाँ पे एक और चीज़ है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली एंजाइम्स होते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन इनकी अमेजिंग फैक्टर ये होता है कि इसमें खुद एंगेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेलिकेज एंजाइम। अगर आपको किसी भी डीएनए की बिल्डिंग अप को या उसके मेकअप को रोकना है तो आप उसमें हेलिकेज एंजाइम ऐड कर दोगे, उसको कट ऑफ कर देगा और वो जो सारा प्रोसेस है वहीं पर रुक जाता है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हो और आप चाहते हो कि बस वो प्रोटीन, आपकी बॉडी चाहती है कि वो प्रोटीन, वो एनर्जी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, तो वहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आके एज अ सीजर का रोल एक्ट करेगा और वहाँ पे जाकर उसको ब्रेक डाउन करवा देगा, उसकी जो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको स्टॉप कर देगा। इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द अनजिपिंग ऑफ द डीएनए। नाउ डीएनए इज अनजिपिंग, डीएनए लाइक ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका जो डीएनए है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वह डिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा ये है कि देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए हेलिकेज ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिवली मूव कर रहे होते हैं। हेलिकेज का रोल होता है कि वो डीएनए की अनवाइंडिंग करवा दे, डीएनए को ब्रेक डाउन करवा दे, द सीजर एक्ट करे, while DNA polymerase act as a building up of the polymer। So इसका काम ये होता है कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दे, ऐसा गम एक्ट करता है ताकि उनकी बिल्डिंग अप कर दे, उनको जॉइन टुगेदर कर दे ताकि एक इंटायर डीएनए हमारा जो है प्रोड्यूस किया जा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। समरी के लिए हम आपको बता देते हैं कि डीएनए जो है वो बेसिकली, इसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें ये होता है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसको हम कहते हैं ये डीएनए है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो आपका आरएनए होगा। लेकिन इसमें डीएनए में आपके पास थायमीन एज अ बेस एक्ट कर रही होती है और वहाँ पे यूरासिल होता है आरएनए में। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फिर हमने पढ़ा ये जेनेटिक मटेरियल के का रोल प्ले करता है, ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि यहाँ पे 3 सब यूनिट्स होते हैं, शुगर ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। शुगर ग्रुप में पेंटोज शुगर होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डीएनए को सपोर्ट करता है, उसकी स्ट्रक्चर को अरेंज करके रखता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या करते हैं कि वो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर देते हैं, और उन्हीं की बेसिस पे जब उनमें आपस में बॉन्ड बन रहा होता है, ईटीजीसी। रिमेंबर दैट एडेनिन ऑलवेज मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द थायमीन, और इसी तरह से गुआनिन जो है वो इट मेक्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द साइटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि डीएनए की 3 फॉर्म्स होती हैं, ए बी जी। ए और बी राइट साइडेड होती हैं, लेफ्ट हैंडेड होती हैं, वाइल जी जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज जो है वो एज अ सीजर एक्ट करता है, कटिंग करवा देता है। अगर किसी प्रोसेस को आपने हॉल्ट करना हो, रोकना हो, तो वहाँ पे आप डीएनए हेलिकेज डालोगे, सॉरी एंजाइम हेलिकेज डालोगे। रिमेंबर दैट जहाँ पे भी ए एस ई का वर्ड आए उसका मतलब होता है कि हम बायो में एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा। पॉलीमरेज क्या करता है कि किसी भी चीज़ की
डीएनए को लेंथन अप कर देता है, उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि पर्पस मीट हो सके, कुछ लोगों की और भी हेल्प हो सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।